बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से भूगोल की इस कक्षा में, जो विशेष तौर से लैब असिस्टेंट के लिए तैयार की जा रही है। तो कल तक हमने एक अध्याय जो है वो पढ़ लिया था, इसका नाम था वायुदाब और वायुमंडलीय परिसंचरण। अब अपन चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे, जिसका नाम है वायुमंडल संरचना तथा संगठन। अब अपन थोड़ी सी अपनी जो स्पीड है वो बढ़ाएंगे ताकि समय पर अपन अपना कोर्स पूरा कर सके। तो आइए पढ़ते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल उस वायु को कहते हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए। पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वायु फैली हुई है, और यह वायु पृथ्वी के चारों ओर जो ये वायु फैली हुई है, इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की मोटाई अगर अपन देखें तो एवरेज अपन मानते हैं कि लगभग 480 किलोमीटर तक, पृथ्वी की सतह से 480 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो पृथ्वी का वायुमंडल है। लेकिन जब इसकी बात करें, घनत्व की बात करें इसकी, तो लगभग 32 किलोमीटर के क्षेत्र में ही इसका 99% भाग आ जाता है। यानी वायुमंडल का जो 99% भाग जो है, 99% जो भाग है, वह 32 किलोमीटर के एरिया में आ जाता है। उसके बाद में जो वायु जो है उसका घनत्व कम होता जाता है, जिसके कारण वायुमंडल थोड़ा विरल होता जाता है। वायुदाब, वायुदाब हमने पढ़ लिया था कि वायु द्वारा जो भी सतह पर दाब लगाया जाता है वह वायुदाब है। गैसों का मिश्रण, तो अब देखते हैं कि वायुमंडल बना किस प्रकार से है। तो वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं, और विभिन्न गैसों के मिश्रण से ही वायुमंडल का निर्माण हुआ है। ये विभिन्न गैसें जो है, यह मानव जीवन के लिए किसी न किसी प्रकार से उपयोगी है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव, जो वायुमंडल है, किसी भी ग्रह के चारों ओर वायुमंडल जो होता है वह उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव द्वारा ही रहता है। अगर किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव समाप्त हो जाए तो उसका जो वायुमंडल जो होगा वह अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा। तो किसी भी ग्रह को किसी भी ग्रह को अपना वायुमंडल बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल होना उस ग्रह का आवश्यक है। सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो आती है, वायुमंडल का मुख्य कार्य हानिकारक पराबैंगनी किरणों तक को पृथ्वी से बचाना है। आगे अपन अध्याय में पहुंचेंगे। अब आगे अपन देखेंगे कि किस प्रकार वायुमंडल जो है वह हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। अब अपन देखते हैं वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की संरचना में अपन देखेंगे कि वायुमंडल कितनी परतों से बना हुआ है, तथा वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, तथा इन गैसों का प्रतिशत कितना है। तो अपन ने अब तक देखा कि वायुमंडल जो होता है, कोई भी ग्रह जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो तथा उसका तापमान कम हो, तो उस ग्रह के चारों ओर वायुमंडल होगा। और यह वायुमंडल जो है यह विभिन्न गैसों से मिलकर बना है। तो कुछ गैसों की अपन यहाँ चर्चा करते हैं। सबसे अधिक वायुमंडल में सबसे अधिक जिस गैस की मात्रा है उसका नाम है नाइट्रोजन। लगभग 78.8% भाग जो है 100% गैसों में से, वह 78.8% भाग नाइट्रोजन का है। दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस वायुमंडल में ऑक्सीजन है, जो लगभग 20.95% भाग पाई जाती है। तीसरी जो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में गैस पाई जाती है उसका नाम है आर्गन, तथा आर्गन लगभग 1%, 0.93% पाई जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो लगभग 0.036% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाती है। आगे अपन देखते हैं नियोन। तो नियोन की मात्रा जो है वो लगभग है 0.002। नियोन की मात्रा है, कितनी है नियोन की मात्रा? 0.002। तथा क्रिप्टोन जो है यह है 0.001। तो 0.02% नियोन है और 0.001% क्रिप्टोन है। हीलियम और हाइड्रोजन अगर देखें तो हीलियम 0.005% हीलियम है, तथा 0.00005% क्या है? 5% हाइड्रोजन है। इसके अलावा जीनॉन गैस भी पाई जाती है, जिसकी मात्रा 0.0009% होती है। तो यह वह सारी गैसें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाती है, तथा उनकी प्रतिशत मात्रा यहाँ बताई गई है। आगे अपन देखते हैं कि इनके अलावा पृथ्वी पर जलवाष्प की मात्रा भी पाई जाती है। अगर एवरेज अपन बात करें तो समुद्र तल पर जलवाष्प की मात्रा लगभग 1% के आसपास होती है। भूमध्य रेखा से जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है तापमान में परिवर्तन के कारण। और अगर अपन ऊर्ध्वाधर की बात करें तो जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं तो भी जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। अब
जो गैसें अपन ने पढ़ी उनके बारे में थोड़ा सा अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी गैस किस प्रकार पृथ्वी के वायुमंडल में सहायक होती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव हमें पता है कि सूर्य से सौर विकिरण आती है पृथ्वी पर। यह सौर विकिरण पृथ्वी पर आती है तथा पृथ्वी को गर्म करती है। रात के समय पृथ्वी से पुनः ऊष्मा निकलती है जिसे अपन बोलते हैं पार्थिव विकिरण। सूर्य से जो किरण आती है उसे बोल दिया जाता है सौर विकिरण, और पृथ्वी से जो पुनः रात को ऊष्मा निकलती है उसे पार्थिव विकिरण बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह सौर विकिरण के लिए तो पारदर्शी है, यानी सौर विकिरण को तो यह पृथ्वी तक आने देती है वायुमंडल से, लेकिन जो पार्थिव विकिरण होती है उसे पुनः वायुमंडल में नहीं जाने देती कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इस पार्थिव विकिरण को पृथ्वी के वायुमंडल में ही रखने का प्रयास करती है तथा कुछ प्रतिशत मात्रा वापस परावर्तित कर देती है पृथ्वी की ओर, जिससे यह ऊष्मा पृथ्वी के वायुमंडल में ही रहती है तथा पृथ्वी का वायुमंडल या पृथ्वी जो है वह धीरे धीरे गर्म होने लगती है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार अगर जो कोई गैस है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रहता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकती है। अगर इसकी मात्रा नियंत्रित रहे तो ये क्या करती है कि पृथ्वी का तापमान है उसको नियंत्रित बनाए रखती है, लेकिन वर्तमान में अपन देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगली अपन गैस देखते हैं कि वायुमंडल में ओजोन गैस। तो वायुमंडल में ओजोन जो है वह मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में लगभग 15 से 50 किलोमीटर के आसपास जो है यह ओजोन गैस पाई जाती है। 25 किलोमीटर के आसपास ओजोन की जो सांद्रता है वह अधिक मात्रा में है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। वैसे जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती है यह कुछ मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा विटामिन डी का निर्माण होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। लेकिन इसकी अधिक मात्रा स्किन से संबंधित जो भी डिजीजेज होती है वह उत्पन्न कर देती है, इसलिए पराबैंगनी किरणें हमारे लिए हानिकारक है। और इन पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य जो करती है वह करती है वायुमंडल में ओजोन ओजोन गैस की जो परत है वह। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड या संरक्षक ढाल का कार्य करती है। अब वायुमंडल में जलवाष्प की अपन बात कर चुके हैं। समुद्र तल पर इसकी एवरेज जो मात्रा होती है वह 1% होती है। भूमध्य रेखा से अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जलवाष्प घटती जाती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर भी अपन जब जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा में कमी आती जाती है। यह वायुमंडल की स्थिरता और अस्थिरता को भी प्रभावित करती है, जिससे मौसम परिवर्तन होते हैं। वायुमंडल में धूल कण, वायुमंडल में जो धूल कण है वह भी मौसमी परिवर्तनों के लिए आवश्यक है। वायुमंडल में जो धूल कण है यह हाइग्रोस्कोपिक नाभिक की तरह कार्य करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नाभिक का अर्थ है यह धूल कण है तथा इसके चारों ओर जो है वह जलवाष्प आकर इससे चिपक जाती है और यहाँ आकर यह जलवाष्प संघनित होकर पुनः वर्षा करवाती है। तो वर्षा के लिए वायुमंडल में धूल कणों का होना अत्यंत आवश्यक है। धूल कणों की मात्रा समशीतोष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में शुष्क हवाएं चलती है जिससे यह धूल कण की मात्रा बढ़ा देती है। इसकी तुलना में जो ध्रुवीय भाग है और जो विषुवद्रेखीय क्षेत्र है वहां धूल की मात्रा कम होती है। यह अपन पढ़ चुके हैं कि धूलकण का कार्य क्या है। यह हाइग्रोस्कोपिक नाभिक की तरह कार्य करता है जो जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण कर वर्षा में सहायक होते हैं अपने धूल के कण। अब अपन देखते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को अपने को पता है नाइट्रोजन के बारे में कि सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है वह नाइट्रोजन गैस है। यह लगभग 78% पाई जाती है। नाइट्रोजन का उपयोग जो है वह जीव जंतुओं के लिए प्रोटीन के रूप में होता है, यानी नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। लेकिन जीव जंतु जो है उसे सीधे नाइट्रोजन का उपभोग नहीं कर पाते। नाइट्रोजन चक्र की सहायता से नाइट्रोजन यौगिक बनते हैं और उन नाइट्रोजन यौगिक को जो है ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे
और उसके बाद में उनको उन नाइट्रोजन यौगिकों के माध्यम से ही शरीर को पुनः नाइट्रोजन प्राप्त होती है तथा यह नाइट्रोजन जो है यह प्रोटीन और एमिनो अम्ल बनाने का कार्य करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बारे में अपन पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल का 21% भाग जो है, द्वितीय जो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में गैस है वह ऑक्सीजन है। क्या कार्य है ऑक्सीजन का? सभी जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है क्योंकि यह श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होता है, रेस्पिरेशन के लिए यह आवश्यक है। दहन की क्रिया के लिए भी, बर्निंग जो होती है उसके लिए भी ऑक्सीजन अनिवार्य है। दहन तभी होगा जब ऑक्सीजन वहां मौजूद है। अब अपन देखते हैं वायुमंडल में आर्गन। आर्गन जो होती है, जो बल्ब जो होते हैं उसमें आर्गन गैस होती है। कितने प्रतिशत मात्रा में होती है? तीसरी जो सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है वायुमंडल में वह आर्गन है। लगभग 0.93 के आसपास आर्गन गैस वायुमंडल में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अपन बात कर चुके हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब यह अपन ने देखा कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, उनके कार्य क्या क्या है तथा उन गैसों की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में कितनी है। अब आगे अपन देखते हैं कि वायुमंडल को तापमान की भिन्नताओं के आधार पर 5 प्रमुख परतों में बांटा गया है। किसके आधार पर? तापमान के आधार पर हम वायुमंडल को 5 परतों में बांटते हैं, जिनमें पहली परत जो है वह है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी जो है उसे बोला जाता है थर्मोस्फियर और पांचवी जो है वह है एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल। पहली है ट्रोपोस्फियर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आती है मेसोस्फियर, फिर आती है थर्मोस्फियर और सबसे अंत में जो है वह है एक्सोस्फियर। क्षोभ मंडल की अगर अपन बात करें तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है यह क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वह क्षोभ मंडल में ही होती है। 2 नंबर पर अपन देखते हैं समताप मंडल। ओजोन गैस जहां पाई जाती है वह है समताप मंडल। ओजोन लेयर समताप मंडल में ही पाई जाती है। जो ओजोन का कार्य क्या है कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से अपनी रक्षा करती है। अब अपन तीसरा देखते हैं मध्य मंडल या मेसोस्फियर। मेसोस्फियर में क्या होता है कि जैसे ही उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है और यह मध्य मंडल में आती है तो मध्य मंडल में वायु के कणों द्वारा ये टकराकर घर्षण की मात्रा जो है बहुत अधिक हो जाती है और यह उल्का जो है यह नष्ट होने लगती है मध्य मंडल में। तो उल्काओं का नष्ट होना जो है वह मध्य मंडल में होता है। अगला अपन देखते हैं थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में क्या है? यह इस परत में ही, थर्मोस्फियर में ही आयनोस्फियर या आयन मंडल स्थित होता है। रेडियो तरंगे जो होती है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का कार्य जो है वह थर्मोस्फियर में ही होता है और आयनोस्फियर जो है वह थर्मोस्फियर का ही एक भाग है। सबसे अंत में है एक्सोस्फियर या इसे बोलते हैं अपन बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की जो है वह सबसे ऊपरी परत होती है। यहाँ पे तापमान जो है वह बहुत अधिक पहुंच जाता है, लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान होता है एक्सोस्फियर में। ये अपन ने देखा, यह है हमारी पृथ्वी। उसके बाद में सबसे पहली परत जो है लगभग इसे मानते हैं 13 से 20 किलोमीटर के आसपास, जिसे बोलते हैं अपन ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद में दूसरी जो परत है 50 किलोमीटर तक, उसे बोलते हैं अपन समताप मंडल। उसके बाद में तीसरी जो परत है लगभग 80 किलोमीटर तक, उसे अपन बोलते हैं मध्य मंडल या मेसोस्फियर। और उसके बाद में जो आता है वो आता है अपना थर्मोस्फियर। और थर्मोस्फियर के बाद में सबसे ऊपरी परत पृथ्वी की वह होती है एक्सोस्फियर। अब एक एक करके इन सभी परतों का अपन अध्ययन करेंगे। तो पहली परत है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की क्या विशेषताएं हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वह है क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद में क्षोभ मंडल की अगर ऊंचाई देखें तो भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल जो होता है उसकी ऊंचाई अधिक होती है और जैसे जैसे अपन ध्रुवों की ओर जाते हैं क्षोभ मंडल की ऊंचाई भी कम होती जाती है। यदि विषुवत रेखा के आसपास देखें
तो विषुवत रेखा के आसपास क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर, लेकिन ध्रुवों के आसपास क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर ही रह जाती है। एवरेज अगर क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूछी जाए तो लगभग 13 किलोमीटर के आसपास क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है। अब यह ऊंचाई में परिवर्तन होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास जो है यह सदैव तापमान जो है निरंतर बना रहता है, निरंतर अधिक बना रहता है, जिससे वायु जो है संवहन संवहन की क्रिया के द्वारा ऊपर जाती है, और जिसके कारण विषुवत रेखा के आसपास जो है यह अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाती है, और जिससे क्षोभ मंडल की ऊंचाई भी बढ़ जाती है, और ध्रुवों के आसपास तापमान इतना नहीं रहता, वायु संघनित होकर सतह के पास ही रहती है, जिसके कारण क्षोभ मंडल की ऊंचाई नहीं बढ़ पाती। अब अपन देखते हैं कि सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर, यानी कि जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं पृथ्वी की सतह से, तो ताप में कमी कितनी होती है, वही क्या है, वही दर क्या है, वही है नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर। तो यह सामान्य ताप ह्रास दर कितनी होती है? हर 165 किलोमीटर पर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो पूछा जाए कि नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट क्या है, तो नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, या अपन बोले कि हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। यही सामान्य तापह्रास दर है। अब अपन देखते हैं ट्रोपोपोज या क्षोभावसान। क्षोभावसान क्या है कि क्षोभ मंडल के ऊपर 2 किलोमीटर के एरिया में क्षोभ मंडल यहाँ समाप्त हो रहा है, और उसके बाद में जो है समताप मंडल शुरू हो रहा है। क्षोभ मंडल समाप्त हुआ और समताप मंडल यहाँ शुरू हो रहा है, बीच में जो क्षेत्र है उसे बोला जाता है क्षोभावसान, ट्रोपोपोज। क्षोभावसान क्या है? यहाँ पे अगर अपन टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर लगभग हो जाता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और ध्रुवों के आसपास ये टेम्परेचर हो जाता है -45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। यही क्षोभावसान है। तो क्षोभ मंडल ने देखा, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होगी, मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होगी, ये अपन ने पढ़ा। क्षोभावसान अपन ने देख लिया, 2 किलोमीटर के एरिया क्षोभ मंडल के ऊपर। अब दूसरी परत अपन देखते हैं समताप मंडल। क्षोभ मंडल से ऊपर दूसरी परत लगभग 50 किलोमीटर तक, 18 से 50 किलोमीटर के आसपास या 15 से 50 किलोमीटर के आसपास जो दूसरी परत है वह है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। यह वायुमंडल की दूसरी परत है जो क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई होती है। दूसरी परत पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी है? वह है समताप मंडल। इस परत में जो है वह ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब पहले अपन ने देखा था कि क्षोभ मंडल में क्या हो रहा था कि क्षोभ मंडल में अपन जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे तापमान कम हो रहा था, और कितना कम हो रहा था? हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वह कम हो रहा था। लेकिन समताप मंडल की यह विशेषता है कि समताप मंडल में अपन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम नहीं होगा, बल्कि तापमान बढ़ जाएगा। क्षोभ मंडल में तापमान जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होता जाता है, और समताप मंडल में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। इस परत में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वह क्षोभ मंडल में हो जाती है। समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है। तो यह वायुयान चलने के लिए जो है एकदम सही परिस्थितियां बना देता है। तो वायुयान जो चलते हैं वो कहाँ चलेंगे? वो चलेंगे समताप मंडल में। समताप मंडल के ऊपरी भाग, समताप मंडल का ऊपरी भाग तथा समताप मंडल व मध्य मंडल के बीच का जो भाग है उसे बोलते हैं स्ट्रेटोपोज, समताप वसान। ये क्या है कि यह वह क्षेत्र है जो समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करता है। यह 2 किलोमीटर का, लगभग 2 किलोमीटर का एरिया होता है जो समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करता है।
तीसरी परत अपन पढ़ते हैं वायुमंडल की, तो तीसरी परत है मध्यमंडल या जिसे बोला जाता है मिसोस्फियर। मिसोस्फियर की विशेषताओं के बारे में अपन देखते हैं। मिसोस्फियर जो है यह समताप मंडल से ऊपर लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट होती है और 80 किलोमीटर के आसपास तापमान जो है वह लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। पहले अपन ने क्या देखा था? पहले अपन ने देखा था क्षोभ मंडल, वहां ऊंचाई के साथ साथ तापमान जो है वह घट रहा था। दूसरा अपन ने क्या देखा था? दूसरा अपन ने देखा था समताप मंडल। समताप मंडल में जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे थे तापमान जो है वह बढ़ रहा था। तीसरा अपन देख रहे हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं तापमान पुनः घटने लगता है। कितना पहुंच जाता है? लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मध्यमंडल में तापमान पहुंच जाता है। इस मंडल की यह विशेषता है कि जब उल्काएं इस मंडल में प्रवेश करती है, जब उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में मध्यमंडल में प्रवेश करती है तो वह इस परत में जलकर नष्ट हो जाती है, जिससे आकाश में टूटते हुए तारे जो है हमें दिखाई देते हैं। कुछ इस प्रकार की घटना जो होती है यह कहाँ होती है? यह घटना होती है मध्यमंडल में। इस परत की ऊपरी सीमा को मध्यमंडल समापन या मीसोपोज कहते हैं। मध्यमंडल तथा थर्मोस्फियर के बीच का जो क्षेत्र है, बीच का 2 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह कहलाता है मिसोपोज, जो मध्यमंडल और उष्ममंडल जिसे थर्मोस्फियर भी बोला जाता है को अलग करता है। अगला अपन देखते हैं उष्ममंडल या इसे बोला जाता है थर्मोस्फियर के बारे में। वायुमंडल की यह चौथी परत है। उष्ममंडल की थर्मोस्फियर की पहली विशेषता है कि जो आइनोस्फियर होता है, आइनोस्फियर कहाँ स्थित होता है? आइनोस्फियर उष्ममंडल में ही स्थित होता है। 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है अपना थर्मोस्फियर। इस परत में विद्युत आवेशित कणों की उपस्थिति के कारण आइनोस्फियर कहा जाता है। उष्ममंडल में क्या होता है कि विद्युत आवेशित कण विद्यमान होते हैं, जिसके कारण ही इसका नाम दे दिया जाता है आइनोस्फियर। उष्ममंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है, जो इसे मध्यमंडल से अलग करता है। पहली परत में क्या हो रहा था? क्षोभमंडल में तापमान कम हो रहा था, मध्यमंडल में तापमान बढ़ रहा था। उसके बाद में समताप मंडल में तापमान बढ़ रहा था, मध्यमंडल में तापमान पुनः कम हो रहा था, लगभग 100 डिग्री -100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और उष्ममंडल अपन देख रहे हैं तो उष्ममंडल में क्या हो रहा है? फिर से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान पुनः बढ़ रहा है। तो पहली बार घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा और फिर वापस से बढ़ रहा है, जो इसे मध्यमंडल से अलग बनाता है। पृथ्वी से भेजी गई जो रेडियो तरंगे जो जाती है वह इसी मंडल में परावर्तित होकर संचार को संभव बना जाती है, संभव बनाती है। कि पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे जा रही है वह आइनोस्फीयर में जाएगी और आइनोस्फीयर से यह पुनः परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटती है, जिससे रेडियो संचार जो है वह संभव हो पाता है। तो रेडियो संचार को संभव बनाती है कौन सी परत? आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर। उपग्रह जो होते हैं, उपग्रह को कहाँ स्थापित किया जाता है? उपग्रह को उष्ममंडल के ऊपरी कक्षा में ही रखते हैं और यहीं पर पृथ्वी का अवलोकन करने वाले कृत्रिम उपग्रह कार्य करते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, सैटेलाइट जो होते हैं, वह कहाँ स्थित होते हैं? वह आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर में ही स्थित होते हैं। यह इस मंडल की विशेषता है। यह अपन ने देख लिया थर्मोस्फीयर, और यहाँ क्या स्थित है? यह अपने सैटेलाइट जो है वह यहीं स्थित होते हैं, कृत्रिम उपग्रह यहीं स्थित होते हैं। अब अपन देखते हैं पृथ्वी की अंतिम परत जो है अपने एक्सोस्फीयर, या इसका अन्य नाम है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल क्या है? उष्म मंडल के ऊपर स्थित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है वह एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल कहलाती है। इस परत में वायुमंडल के कण बहुत ही विरल हो जाते हैं। यह धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन होने लगते हैं। यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह कम होने लगता है, जिसके कारण वायु जो है वह अंतरिक्ष में विलीन होने लगती है, अपना वायुमंडल जो है वह समाप्त होने लगता है। ये अपन ने देखा तापमान के आधार पर पृथ्वी के वायुमंडल को 5 परतों में अपन ने बांटा था। उन 5 परतों को टेबल के माध्यम से पुनः समझाया गया है। ये वही सारी चीजें हैं जो अपन ने अब तक बढ़ी। पहला अपन ने देखा था क्षोभ मंडल। ऊंचाई क्या थी क्षोभ मंडल की? लगभग 13 किलोमीटर के आसपास पृथ्वी की सतह से।
ताप यहाँ क्या हो रहा था, ताप जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे थे ताप कम हो रहा था, और अपन ने देखा था कि नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर, जो सामान्य ताप ह्रास दर क्या थी, हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या हर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वह तापमान कम हो रहा था। फिर अपन ने देखा समताप मंडल। समताप मंडल क्या था, 13 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई थी समताप मंडल की। ओजोन परत इसकी मेन विशेषता है, ओजोन परत यही पाई जाती है जो पृथ्वी, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पहली बार तापमान जो है वह क्या हो रहा था, घट रहा था, यहाँ तापमान जो है वह बढ़ जाता है पुनः। तीसरा अपन ने देखा मध्य मंडल। मध्य मंडल लगभग 50 से 80 किलोमीटर के आसपास, यहाँ तापमान पुनः कम हो जाता है। इसकी विशेषता है कि यहाँ उल्काएं जो है वह नष्ट होती है। चौथा अपन ने देखा था उष्ण मंडल, या इसे बोल रहे थे थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर थर्मोस्फियर होता है। तापमान यहाँ बढ़ जाता है, लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है अपने थर्मोस्फियर में। और 400 किलोमीटर के ऊपर अपन देखें तो होता है अपना बहिर्मंडल, और बहिर्मंडल में तापमान जो है वह 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। तो यह अपन ने देखा तापमान के आधार पर पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतें। इस चित्र से अपन फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले तापमान घट रहा था, उसके बाद में मेसोस्फीयर में तापमान -80 डिग्री से ट्रोपोपॉज में तापमान -80 डिग्री के आसपास हो जाता है। फिर समताप मंडल में पुनः यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, यानी कि तापमान पुनः बढ़ रहा है। उसके बाद में मध्य मंडल में क्या हो रहा था, तापमान पुनः घट रहा था, और उसके बाद में तापमान पुनः बढ़ता जाता है, लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तापमान परिवर्तन के नियम यही था, तापमान परिवर्तन का नियम कि क्षोभ मंडल और मध्य मंडल में तापमान घट रहा है, और समताप मंडल और उष्ण मंडल में तापमान बढ़ता है। वायुमंडल में तापमान बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन हवा के कण जो है अत्यंत विरल हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है यहाँ कम होने लगता है, और पृथ्वी का वायुमंडल बहिर्मंडल में पुनः विलीन होने लगता है अंतरिक्ष में। ओजोन परत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ओजोन परत मेन अगर अपन देखें तो ओजोन परत होती है 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के आसपास, घनी मात्रा में, अधिक मात्रा में ओजोन गैस होती है। मेन जो ओजोन परत है यह 15 से 35 किलोमीटर के आसपास ही होती है। अधिकतम सांद्रता जो होती है इसकी वह होती है 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ओजोन परत की ओजोन गैस की अधिकतम सांद्रता होती है 25 किलोमीटर के आसपास। क्या कार्य है इसका, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है अपनी। अगला अपन देखते हैं ऑरोरा क्या है। ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस के बारे में अपन देखते हैं। क्या होता है ऑरोरा? सूर्य से जो भी प्रकाश आ रहा है उसमें आवेशित कण जो भी होते हैं यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं। पृथ्वी से सूर्य से किरणें आ रही है, उन किरणों में आवेशित कण है, यह आवेशित कण जो है वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जैसे ही टकराते हैं तो कौन सी घटना होती है, यह घटना होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में, इससे बोलते हैं ऑरोरा। ठीक है, क्यों हो रहा है ऑरोरा? क्योंकि सूर्य से जो भी किरणें आ रही है उनमें आवेशित कण है, यह आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं, तो टकराकर ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है एक लाइट उत्पन्न करते हैं, यह लाइट ही ऑरोरा कहलाती है। अपन देखते हैं ऑरोरा कैसे बनते हैं। तो सूर्य से आने वाले आवेशित कण जो है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकरा रहे हैं। उसके बाद में पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र जो है इन कणों को ध्रुवों की ओर निर्देशित करता है, और वायुमंडलीय गैसों के साथ प्रतिक्रिया ये करता है। ये कण वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराते हैं। ऑक्सीजन से टकराते हैं तो रंग हरा व लाल प्रकाश देता है, और नाइट्रोजन से टकराने पर नीला और जो है बैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। और उसके बाद में कुछ ऐसी घटना होती है ध्रुवों के आसपास, ये जो लाइट है अलग अलग कलर की, इसे ही बोला जाता है ऑरोरा। मेनली यह ध्रुवीय क्षेत्रों में देखी जाती है। दो प्रकार के ऑरोरा है, एक तो है ऑरोरा बोरियोलिस। यह घटना यदि उत्तरी ध्रुव में होती है तो उसे ऑरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है कि यदि यह घटना, ऑरोरा की घटना दक्षिणी गोलार्ध में होती है तो उसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। याद रखने के लिए अपन यह ट्रिक बना सकते हैं कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में है, इसीलिए ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना भी कहाँ होती है,
ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस की घटना भी दक्षिणी गोलार्ध में होती है। ऑरोरा आमतौर पर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक दिखते हैं। 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत थी? तो पृथ्वी के वायुमंडल की जो आयन मंडल या थर्मोस्फियर जो है वो होता है। तो ऑरोरा की घटना हमेशा आयन मंडल में होती है। तो इसी के साथ यह अपना अध्याय वायुमंडल संगठन व संरचना यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको जो भी पढ़ाया गया वह समझ आया होगा, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा निरंतर अपनी तैयारी चालू रखें। धन्यवाद।